जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ज्ञान बिंदु का जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग बिहार पुलिस का, अभी तक 22 तक देखे हैं लोग। ये 23वां टेस्ट सीरीज है, तो इसे देखा जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल जीके प्लान से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता। तो देखिए ये करंट अफेयर का है 2020 का, तो इसे छोड़ दीजिए, 2024 वाला याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य सेन के द्वारा यह तैयार किया गया था। अप्रैल 1930 की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। चटगांव बंगाल का एक बंदरगाह है। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। बंगाल में सूर्य सेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, 1928 में अपने दल का नाम इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा और 16 फरवरी 1933 को कोइराला गांव के जमींदार साथी नेत्र सेन के घर से थानेदार मखलालाल दीक्षित ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। अंततः 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर कहाँ पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आपका कौन सा है, तो ये आप बताइए। और देखिए टाइगर स्टेट और सोया राज के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1973 में हुआ था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में है और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था ये हैदराबाद में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में पड़ेगा, जो तमिलनाडु में है। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो ये याद रखिए। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज किस समिति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि दिलीप सिंह भूरिया समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र पंचायती राज से संबंधित है। और देखिए केंद्र सरकार द्वारा 1994 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिलीप सिंह भूरिया अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति को 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अगला को 1988 के थुंगल अध्यक्षता की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। देखिए पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में की गई थी स्थापना, और ये राजस्थान में पड़ेगा। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है सौभाग्य योजना, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए सौभाग्य योजना आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को चलाया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 को, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, सेतु भारतम परियोजना 2016 और पीएम किसान सम्मान निधि ये आपका 2019 में चलाया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, स्वामित्व योजना आपका 2020 में चलाया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड ये 1 जून 2020 को चलाया गया। पीएम योजना 2021 और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल ये 2021, प्रधानमंत्री गतिशील योजना ये 2021 में, और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम ये 2021 में चलाया गया। आरोग्य मैत्री 2023 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आपका 2023, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्विक समस्या है। तो वैश्विक समस्या देखिए आतंकवाद आपका वैश्विक समस्या है, और दहेज जाति ये अस्पृश्यता ये तो आपका क्षेत्रीय हो जाएगा। आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है, तो ये तो आप भी जानते होंगे। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये तो अब बदल गए, मनोज सिन्हा थे, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे हाईडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो ये हाईडे स्पीच का युद्ध आपका झेलम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। इसे उस समय विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था, तो सिकंदर और पोरस के बीच में, तो इसे पोरस का युद्ध भी बोला जाता है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लिया जाए विस्तार से। देखिए कि सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे हाइडेफस का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व बल्ख यानी बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पार कर भारत आया था। हिंदकुश इसे खैबर दरा के नाम से भी जाना जाता है, ये अफगानिस्तान में पड़ेगा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आर्नेक्सिक्रियस और अस्टियोब्यूलस का विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय है। सिकंदर ने निकैया एवं बाउल के फेला नामक शहर बसाया था। सिकंदर के घोड़े का नाम आपका क्या था, तो ये याद रखिएगा, घोड़े का नाम बीसेफालस था और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। तो अरस्तु को तो जानते ही हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य आपका किशनगंज हो जाएगा। देखिए कि किशनगंज बिहार में चाय की खेती के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज में ही होता है और पूरे भारत में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपका कहाँ पे होता है, तो मानिसराम में होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए बीपीसी 56 से 59 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक पूर्व में कटिहार स्थित है। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ही बात है, बीपीएससी कुछ और ही आंसर मानता है अपना। देखिए कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है, तो ये याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है और गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। देखिए कि मौलिक अधिकार जो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है और ये यूएसए के संविधान से हम लोग लिए हैं लोग, तो ये याद रखिएगा। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार होता है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये तो पता ही है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार था। तो आर्टिकल 31 को निकाल के जो इसे 301 में डाल दिया गया है, ये वैधानिक अधिकार अब बना दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत भी रिट जारी कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो ये तो झारखंड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। तो देखिए कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। झारखंड कोयला भंडारण के मामले में पहले स्थान पे है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पे। झारखंड के छोटा नागपुर पठार को भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़, विश्व में चीन हो जाएगा। और कोयला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ये भी याद रखिएगा। कोयला 4 प्रकार का होता है, एक पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और एक बिटुमेंस कोयला हो जाएगा और एक आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है और सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाने वाला कोयला आपका बिटुमेंस कोयला है। तो यही सब यहाँ पे दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जमुई में। देखिए 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलवर शुरू किया गया है। तो ये देखिए बिहार के अन्य पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, कुलशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य आपका दरभंगा हो जाएगा। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक सलीम अली को बैटमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में बनाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और गया में बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये उद्देशिका को बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि उद्देशिका जो है ये आपका सबसे पहले याद रखिए, पहला बैठक जो हुआ संविधान सभा का, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 2 दिन के बाद फिर 13 दिसंबर को ये प्रस्तावना जो है या उद्देशिका ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा के सामने। तो ये आप याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
भारतीय संविधान को प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, तो ये तो पता होगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। और देखिए कि ए पालकीवाला ने प्रस्ताव को संविधान की परिचय पत्र कहकर संबोधित किया था। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को चलाया गया था और महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1998 में किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक आसान और समान पहुंच सुनिश्चित करना है। जवाहर रोजगार योजना शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है 1993 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो देखिए कि इसमें आपका दिया गया है कि केंद्रीय क्षेत्र में समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने का मुख्य कार्य श्रम आयुक्त का होगा। और देखिए राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार काम करेगी। देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1972 में लाया गया था। और एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल जो 39 का है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन का बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए दहेज प्रतिषेध ये अधिनियम 1961, ये तो आप जानते ही हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में आया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण से संबंधित है। तो 2020 का है, तो ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल, अच्छा ये तो 2020 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। बंगाल के नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर वर्तमान में मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। देखिए कि 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के युद्ध में अफसद मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना का अंग्रेजी हेक्टर मुन्ने से सामना हुआ। इसमें अंग्रेजी विजयी हुए। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो ये याद रखिएगा, बंगाल की राजधानी का क्रमशः ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये खाना बदोश होता है लोग, यानी ऋतु परिवास बोल सकते हैं, खाना बदोश नहीं, ऋतु परिवास। ये अपने जानवरों के लिए ऋतु मतलब गर्मी के दिन में नीचे आ जाता है लोग, ठंडा के दिन में ऊपर चल जाता है लोग। देखिए कि सीपी, चौपान, गद्दी आदि जनजातियाँ जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। और उत्तर प्रदेश के जनजाति का बात किया जाए तो जौनसर, थारू, गोंड, सहरिया, खरवाल, बुक्सा और पतरी है। गुजरात में देखिए भील, बरदा, कोली, डबला, खासी, चारण और रथवा ये आदि हो जाएगा। राजस्थान में देखिए कि मीना, भील, कोकना, गरसिया, खासी, पटेरिया और सहरिया हो जाएगा। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वन स्टॉप सेंटर का योजना जानी जाती है। तो ये किस लिए जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। ये देखिए कि देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप योजना सेंटर शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए 61 हो जाएगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति के पद से हटाने का एक तरीका है। तो ये आप याद रखिएगा। महाभियोग लागू करने से पहले 14 दिन का पूर्व अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है राष्ट्रपति को। और कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अनुच्छेद 74 में देखिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्ति और कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका देखिए सूत्र दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे निकाल भी दिया गया है। इस पे n+1/2, तो 11 पूछा है तो 11 प्लस आपका 1 हो जाएगा और बाटा में 2 आ जाएगा, तो 11 को 12 और 12 को 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। यहाँ पे देखिए p गुना q का मतलब q है, p गुना p का पति p प्लस q का मतलब q है, p का भाई p भागा q का मतलब p है, q का पिता p माइनस q का मतलब p है, q की मात्रा। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एडी की नानी या दादी को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका समझा दिया गया है, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इसी क्रम में अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से पैराग्राफ बना दिया गया है, ये भी हम भी बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसी को देख लीजिए। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, तो ये तो आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं, जीके भी बोल सकते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है, पहले से ही पता है कि 22 बार एक मिलता है लोग एक दिन में, तो ये तो आप ऐसे भी याद हो गया होगा। और 12 घंटा में 11 बार मिलेगा लोग, तो ये तो आप जी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 27, 24, 21 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है, तो देखिए ऋणात्मक पद कौन सा आएगा, तो ये घटाते जाइए, आपका -3 आ जाएगा, तो जाहिर से बात है कि -3 से भाग दीजिएगा तो ये 27 कट जाएगा, तो ये 3 ही आएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 1 से भी नहीं, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सूत्र भी होता है बनाने के लिए और ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है, और यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है, जो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की लंबाई कितना होगा, तो जलाशय की लंबाई कितना हो जाएगा, तो आपका बी आंसर दिया गया है, 60 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे बनाया गया है, अच्छा तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आयतन का बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो उसी पे ये यहाँ पे बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है और नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है, तो श्याम और निखा के बीच में कितने अभ्यर्थी हैं, इस यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पे हो, तो देखिए कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 14वां हो जाएगा, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, तो 5, 10, 15, 25 और 40 दिया है, तो देखिए कि यहाँ 5 से 10 और उसके बाद 25 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे 65, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। √4x + 9 और प्लस 4x - 9 बराबर 5 + 7, तो x का मान बताइए, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका 4th हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये कि यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक श्रृंखला चल रहा है पैटर्न और यहाँ पे कौन आएगा ये पूछा जा रहा है, तो देखिए कि ये जो है यहाँ पे आया, उसके बाद एक वो छोड़ के यहाँ पे आया, फिर देखिए कि यहाँ पे आया तो उसके बाद 2 गो छोड़ा और यहाँ पे पहुँचा, 2 गो के बाद 3 गो छोड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 गो छोड़ेगा, तो यहाँ से आप देखिए 1 2 3 3 छोड़ा तो यहाँ पे आया, इसके बाद ये 4 छोड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 छोड़ के यहाँ पे पहुँचा। अब 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 छोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रकार देखिए कि ये आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या युग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात सबसे कम है, तो ये आपका राइट आंसर दमन और दीव हो जाएगा। राज्य का बात किया जाए तो हरियाणा हो जाएगा। दमन और द्वीप में 618 मात्रा लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, तो ये आप याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है जो 1037 है। बिहार का लिंगानुपात देखिएगा कि 918 है। राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 879 हो जाएगा। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट में बात किया जाए तो गोपालगंज हो जाएगा प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखिए
2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूएई के द्वारा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 के बाद 34। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो देखिए कि ये कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान वहाँ पे रहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरक देखिए कि ये चरक संहिता लिखे हैं, इनका एक किताब है। और देखिए कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश से संबंधित धन्वंतरि को चिकित्सा का जगत का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन बिंबिसार के दरबार में रहते थे, तो ये आप याद रखिएगा। और श्रुति संहिता का संबंध शल्य चिकित्सा और प्रस्तुति से व्यवहार से समस्या है, और ये श्रुति के द्वारा ही लिखा गया। श्रुति को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। योग की उत्पत्ति भारत में योग को महर्षि पतंजलि द्वारा 150 ईसा पूर्व में प्रतिपादित किया गया था, और ये पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। होम्योपैथी की खोज एक जर्मन चिकित्सक हैनीमैन के द्वारा किया गया था। इस चिकित्सा प्रणाली को 1810 से 1839 के आसपास भारत में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर डी सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और देखिए कि आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में और कहीं कहीं पे 1814 भी दिया रहता है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सती प्रथा देखिएगा कि सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने प्रभावी जनमत तैयार किया था, आंदोलन चलाए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 में सती प्रथा वो कुल प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी का शादी हुआ हो और उसका जो पति है देहांत हो जाए, तो उन्हीं के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था अग्नि पे, तो ये थोड़ा सा सती प्रथा था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इंग्लैंड के ब्रिस्टिश में 1833 में उनका मृत्यु हो गया, तो ये याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता भी। राजा का उपाधि देखिएगा कि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को मुंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो देखिए 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना ये दिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए तो ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बदावली जिले के अनुसार गांव से ये शुरुआत किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और महिलाओं को 33% छूट है, ये तो आपको पता ही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पे रहा? तो ये तो डाटा पुराना हो गया है, उस समय हरियाणा था, तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है किस में? तो संविधान संशोधन में। देखिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी पारित किया जा सकता है, और यही इसमें बताया गया है अनुच्छेद 79 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर को किया गया था, तो ये याद रखिएगा। सॉरी 31 दिसंबर को, 30 नहीं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे दे भी दिया गया है, तो देखिएगा। यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष देखिए, पुर्तगाल 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 हो जाएगा, 1731 सॉरी। अगला देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। देखिए पुर्तगाल कोची में ये बनाया था 1503 में, डच मसूलीपट्टनम में 1602 में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर ये 1620 और फ्रांसीसी सूरत 1668। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था और भारत आने वाला प्रथम देश पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, टोबा झील स्थित है, तो टोबा झील कहाँ पे है? तो ये आपका सुमात्रा में पड़ेगा। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है सुमात्रा। सुमात्रा जो है ये इसका एक टापू है इंडोनेशिया का, और ये देखिए कि जो टोबा झील है ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। बीबा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है, यहाँ पे होंशु द्वीप
पर स्थित है, यह होन्शु द्वीप इस पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है, तो ये याद रखिएगा। सुपीरियर झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। विक्टोरिया झील विश्व के सबसे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और प्रथम स्थान पे लेक सुपीरियर आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। लुकनूर झील चीन के रिम बेसिन में स्थित है, खारे पानी की झील है। बैकाल झील रूस की विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है, यह तुर्की में स्थित है। भारत व चीन की मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पेंगुइन झील से गुजरती है, तो ये याद रखिएगा। और कैस्पियन सागर देखिए एशिया यूरोप द्वीप की विभाजन होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अपछातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की उसकी क्या प्रयोगता होगी, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए कि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ऐसे उछाला जाएगा तो 3/4 आने का संभावना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको समझा भी दिया गया है कि कैसे होगा। तो देखिए कि 1 2 3 4 4 बार उछाला जाएगा तो ये होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज मंगलवार है, 79 दिन के बाद क्या होगा, तो 79 दिन के बाद शुक्रवार होगा। देखिएगा कि 79 दिन में 20 दिनों की संख्या 11 + 7 + 2, तो 20 दिन, और 79 दिन बराबर मंगलवार होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, तो जड़ होता है, जड़ के बिना तो पेड़ हो ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन तो अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उसे पूरा कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए कि इसका अनुपात हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए कि बना भी दिया गया है, तो 54 दिन हो जाएगा, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ बहुत इजीली तरीके से बनाया गया है, तो इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा, तो 3/13 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है B2CD और एक ये क्रम से दिया गया है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो देखिएगा कि 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 2 + 1 और +1 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि 1 + 3 + 1 दिया गया है, तो ये क्रम से चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, एक व्यक्ति के पास यात्रा में दैनिक व्यय के लिए 360 रुपये हैं। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपनी दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ेगी, तब उसके पास यात्रा की वास्तविक अवधि क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है कि एक संख्या के 80% का, 75% का, 66.67% का, 25% का मान 600 है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से बनाया गया है और 4800 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये आपका पैराग्राफ दिया गया है और अगला ये क्या आ जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि 2 यहाँ पे है और जो कि दोनों ब्लैंक है। इसके बाद ये कहाँ पे आ गया लोग, यहाँ पे आ गया लोग, फिर कहाँ पे आ गया लोग, तो यहाँ पे आ गया लोग। तो अब कहाँ पे आ जाएगा लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा लोग। यानी कि कोई ऐसा ये होगा कि 2 ब्लैंक यहाँ पे आएगा लोग और एक यहाँ पे आ जाएगा और ये घसक रहा है, तो ये तो बहुत आसान है, चित्र देख के ही आप बता दीजिएगा। देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सेम पैटर्न, और बाकी ये सभी लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो ये भी आ रहा है लेकिन इसके बाद वाला ये आपका लागू नहीं हो रहा है, तो ये आपका कट जाएगा। और ये तो पहले ही कटा है और ये भी कट जाएगा क्योंकि ये आपका यहाँ पे 2 के जगह पे 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसका लाभ प्रतिशत आपका 25% हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान है, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 30 में अगर 6 घटाते हैं तो कितना 24 आ जाएगा, और 24 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1/4 आएगा, तो 25% ऐसे मौखिक बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे भी यहाँ पे बनाया गया है दर्शा के, तो ये आपका राइट आंसर सी सही है। यहाँ पे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्देश 51 से 55 नीचे दिए गए आलेख पर आधारित है। देखिए यहाँ पे आपका 50 से लेकर 400
तक दिया गया, 0 से 400 तक दिया गया है। यहाँ 360 दिया गया है और 150 को यहाँ पे ये कुल स्टाफ में दर्शाया गया है और अधिकारी को इसमें दर्शाया गया है। लिपिकीय को इसमें दर्शाया गया है यानी क्लर्क को, और सब स्टाफ को इसमें दर्शाया गया है। सभी आंकड़े हज़ारों में है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखिए कि सेकेंड मेथड आपका 30 मीटर कपड़ा बेचा। अच्छा, ये उसमें क्या यहाँ कैसे क्वेश्चन दिया है, मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा है, तो चलिए आगे देखा जाए। कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो देखिए टोटल स्टाफ हम लोग जोड़ेंगे लोग, इसमें जितना स्टाफ है लोग और उसके बाद महिला की संख्या निकालेंगे लोग। तो इसमें देखिएगा कि आपका ये महिला का ही संख्या दर्शाता होगा, ये वाला या ये वाला, तो यहाँ पे तो देना चाहिए, नहीं दिया है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप उसमें कैसे बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, तो यहाँ पे ये महिला का है और जो खाली है ये टोटल स्टाफ है। तो टोटल स्टाफ जोड़ देना है, उसमें महिला का निकाल देना है, तो 300 हो जाएगा और ये जितना है सभी जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जितना महिला का होगा उसे भाग दे देंगे लोग तो निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका कुल स्टाफ में महिलाओं की संख्या देखिएगा कि 4167 है। 150 से 360 गुना ये भाग किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा, तो ये 63% आपका 63.64 हो जाएगा। तो ये तो आप ऐसे भी घटा के निकाल सकते हैं, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लिपिकाय स्टाफ में पुरुष महिला कर्मचारियों में अंतर है, तो देखिए लिपिकाय में आपका कितना अंतर है पुरुष महिलाओं में, लिपिकाय यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो देखिए 150 और 80 दिया गया है, तो इसमें देखिए कितना अंतर है। 150 माइनस 80 70, 70,000 हो गया। तो महिला वर्ग में कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अभिष्ट अंतर 80 माइनस 70 यानी 10,000 हो जाएगा, तो ये आपका याद रखना है। कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात कितना है, तो ये आपका 7/5 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग देखे हैं लोग, उसी पे यहाँ पे बना दिया गया है। क्या करना है, रख के और सिर्फ काट देना है, तो 1 0 से 1 0 गया और 7 से 3 से कटेगा तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर क्या है, तो ये 7,000 दिया गया है। तो ये आप ऊपर देखिए पैराग्राफ बहुत इजी तरीका से यहाँ पे बना दिया गया है और समझाया भी गया है बहुत इजी तरीका से। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो देखिए ये मैडम क्यूरी हो जाएंगी और इन्हें मैरी क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक महिला है और 2 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये आपका नोबेल पुरस्कार जीती हैं। मैडम क्यूरी को 2 बार पुरस्कार दिया गया है। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलिनियम की खोज के लिए दिया गया था। 2 बार पुरस्कार जीतने वाले प्राप्त करने वाले महिला मैडम क्यूरी थी, तो ये आप याद रखिएगा, पहली महिला थी। मैडम क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक है जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया। यह पोलेनियम है जो पोलैंड के नाम पर रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हुए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये याद रखिएगा। मूली एक स्थानांतरित है, तो मूली देखिएगा कि जड़ का स्थानांतरण है, जो हम लोग खाते हैं लोग, जड़ का विकास मूलाकुलन से होता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए तुर्क रूप ये मूली का हो जाएगा, कुंभा रूप आपका सलजम का हो जाएगा, कुंभा रूप ऐसे कुंभ की तरह होता है, और उसके बाद देखिए स्क्वायर रूप आपका गाजर का हो जाएगा, और गठदार आपका मिराबिलिस और शकरकंद का हो जाएगा, और आरोही मूल देखिएगा कि पान का पत्ता हो जाएगा, और पुलकित जड़ें ये डहेलिया या सतवार हो जाएगा। अधिपातन मूल आपका आर्किटिज हो जाएगा, और मणिकाम जड़ें अल्बा हल्दी हो जाएगा, और अंगूर करेला भी हो जाएगा। श्वसनली मूल राइजोफोरा हो जाएगा। स्वांगीकार मूल ये सिंघारा हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एड्स जो है ये विषाणु जनित है, और कौन सा विषाणु है, तो देखिए कि एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस रोग के विषाणु का नाम HIV है, तो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस याद रखेगा। उपचार देखिए कि सुरामिन, साइक्लोस्पोरिन और रिबाविरिन, अल्फा इंटरफेरॉन और एजिडोथाइमिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। HIV CD4 और T लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। प्लेग यानी यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। तापेतिक या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। देखिएगा कि टिटनेस क्लाइडोरियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारी तंत्र में एक समान समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए गौरैया पारीतंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकती है। पारीतंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप है। सूर्यताप में कमी पारीतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि इन सभी अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः निम्न अक्षांश पे यानी कि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो सामान्यतः पारीतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी देखने को मिलता है। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीव धारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है आहार श्रृंखला बोला जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम देखिएगा कि जैसे जंगल हो गया, जंगल में आहार श्रृंखला, घास को हिरण खाएगी, हिरण को सियार और सियार को बाघ, पेड़ को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर खाएगा। तो ये आपका आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में देखिएगा कि एक चीज़ और समझिए कि ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का नियम है, यानी कि घास से ये 10% ऊर्जा प्राप्त करेगा हिरन और हिरन को खाएगा सियार तो इसमें 10% प्राप्त होगा और सियार को बाघ खाएगा तो 10%। तो इस प्रकार देखिए 90% ऊर्जा नष्ट हो जाता है। जब जीव जंतुओं के बीच खाने का कोई निश्चय क्रम न हो तो उसे आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल का क्रम अनिश्चित होता है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर की पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होता है। इसे लिंडमान के ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम भी कहा जाता है। आगे देखिए कि आहार श्रृंखला जितना अधिक खाद्य जाल होता है उतना ही अधिक अस्थायी होता है। पारीतंत्र में कार्बन पदार्थों के पुनः चक्रण हेतु वियोजक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा। देखिए कि वायु जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उसे बोला जाता है जो कभी खत्म नहीं होता है, उसके कितना भर भी उपयोग कीजिए। जिसमें देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, बायोडीजल, इथेनॉल और हाइड्रोजन इत्यादि इसमें आ जाएगा। और परंपरागत ऊर्जा देखिएगा कि उसमें आपका कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, चारकोल, इसका ज़्यादा सेवन कीजिएगा तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 61 नंबर क्वेश्चन है, ये सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा ये होता है। तो ये याद रखिएगा। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। हाइड्रोजन बम जिसकी संहारता क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, के निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत यही है। यहाँ पे आपका दे भी दिया गया है तो ये से एक बार आप पढ़ सकते हैं या इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 3R का मतलब क्या होगा? ये पर्यावरण से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए कि इसका मतलब होता है रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। तो ये आप याद रखिएगा। देखिएगा कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ। ये संयुक्त राज्य का पर्यावरण विकास सम्मेलन है। देखिए कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 में पारिस्थितिक विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुवांशिकी। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग हेतु मटर का पौधा चुना। और देखिए कि मेंडल के नियम प्रभाविकता का नियम है और पृथक्करण का नियम है। और देखिए कि स्वतंत्र अवयव का नियम है। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहा जाता है जो कि कारको जीन का बना होता है। वासन के अनुसार 1905 में देखिए सर्वप्रथम जेने हिग्स का नाम उपयोग किया गया था। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो ये याद रखिएगा। गुलमोहर, अपूर्ण प्रभाविता तथा मानव रक्त वर्ग सह प्रभाविता मेंडल के नियमों के अपवाद है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो देखिएगा कि SO2 और NO2 हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए कि अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है तो थोड़ा सा हम आपको समझाएं।
कि देखिए पीएच मान आपका जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक आपका 0 से 7 के बीच में आएगा तो इसे अम्ल बोला जाएगा, और अम्ल थोड़ा सा खट्टा होता है। और देखिए कि 7 अगर आता है तो इसे उदासीन बोला जाता है, और 7 और 14 के बीच में आएगा तो इसे क्षार बोला जाता है। क्षार जो होता है थोड़ा कड़वा होता है, अम्ल जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है। तो देखिए कि अम्लीय वर्षा यानी कि जब बरसात के पानी में अम्ल घुल जाए तो उसे बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पे अमोनियम बनाई जाती है, तो अमोनियम किस में बनाया जाता है, तो हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 65 का। हैबर विधि के अनुसार यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1/3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनियम बनता है, तो ये याद रखिएगा। और प्रमुख उत्प्रेरक का अगर बात किया जाए तो देखिएगा, अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चून उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। वनस्पति तेलों से घी बनाने में निकेल, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनियम चून, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में देखिए सीसा कक्ष विधि में तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, और एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्युमिनियम हो जाएगा, और क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि के क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो ये किसका रूपांतरित है, तो ये ताना का रूपांतरित है। ऊपर हम लोग ये सब देखे ही थे लोग। देखिए कि हल्दी, अदरक और प्रकंद का ये रूपांतरण है। प्याज सलकंद का रूपांतरण है। धन कंद, जमीकंद और भी का रूपांतरण है। ताना जो है ये पत्ता का धारण कर लेते हैं, तो इससे कैक्टस या नागफनी बोला जाता है। ताना जो कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे में देखिएगा कि नींबू, बबूल और गुलाब हो जाएगा। ताना जो प्रताप का रूप धारण कर लेता है, जैसे कद्दू, खीरा और नेनुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाइट्रेट। इसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए सामान्य नमक को आयोडाइड बनाने के लिए KI का उपयोग किया जाता है। आयोडीन बैगनी ठोस होता है, यह रंगीन हैलोजन है और यह 17वें वर्ग में तत्व है। आयोडीन का उपयोग टिक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है, और देखिए यह एंटीसेप्टिक की भांति काम करता है। आयोडीन यानी I2 प्लस इथाइल एल्कोहल, ये टिक्चर आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, यानी कि विश्व तापीयन बढ़ा देता है ग्रीन हाउस में। आपका देखिएगा कि इसमें कौन कौन आ जाता है, और बात की जाए तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी इसमें ग्रीन हाउस गैस बनाने में काम आता है। ग्रीन हाउस गैस का नियमित संतुलन पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूतापीय तापन को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी, जो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो ये तो हम लोग भी जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। घनत्व का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। और देखिएगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा व्युत्क्रमानुपाती दर्शाया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं, और ये आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से जल का तापमान क्रमशः बढ़ने पर अधिक H बंधन टूटते हैं, जिससे जल के और अधिक अणु परस्पर निकल जाते हैं, तो जल का आयतन घटने एवं घनत्व बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का घनत्व कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बढ़ता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद घटना स्टार्ट करता है। द्रव के घनत्व प्रसार गुणांक का मापन के लिए पाइकोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.1 ppm हो जाएगा। ppm मतलब पार्ट ऑफ मिलियंस हो जाएगा, यानी कि इतना मिलियंस में इतना होना चाहिए। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ये अच्छा है। उसके बाद आपका दंक्षय और अपंगता ये लाना स्टार्ट कर देगा। देखिए पहाड़ी प्रदेशों में जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। WHO के स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यह ज्वारनाशक और पीड़ानाशक है, और एस्पिरिन का सूत्र आपका C9H8 और O4 हो जाएगा। इसका IUPAC
देखिए 2 एक्सेल बेंजोइक एसिड होता है। एस्पिरिन की अधिक मात्रा लेने पर आमाशय और आंत में रक्त स्राव या छाले जैसे दुष्प्रभाव की संभावना होती है। कार्बोनिक अम्ल देखिए, तो इसका राइट आंसर देखिए, कार्बोनिक अम्ल आपका C6H5OH हो जाएगा इसका सूत्र, तो यही पूछ रहा है। और देखिए कि C6H5OH आपका फिनॉल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। इसका देखिए कि IUPAC नाम बेंजीनिल है, तो ये याद रखिएगा। CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम है। उसके बाद C6H5COOH बेंजीन एसिड का रासायनिक नाम है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है HCOOC हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ये मनाया जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर देखें तो ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बाद बीच में एक आपका गैस का लेयर मिलता है, जिसे ओजोन गैस बोला जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो ये देखिए कि जब इधर आएगा सूर्य का रोशनी, तो सूर्य की रोशनी के साथ साथ बहुत सारा एक्स किरण भी आता है, पाराबैंगनी किरण भी आता है। तो देखिए पाराबैंगनी किरण को ये सोख लेता है या इसे लौटा देता है। इस प्रकार जैव विविधता की सुरक्षा करता है, और इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा इसका हानि जो होता है आपका CFC गैस के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि इसका सूत्र जो है वो 3 है, और ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन और गार्डनर एवं सैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका छेद का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो उसका मोटाई होता है कम हो जाता है। पहला ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। ओजोन परत 12 वैज्ञानिक किरण को हमारी रक्षा करता है, तो ये तो हम बता ही दिए हैं। देखिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, और विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर हो जाएगा। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना फोटोग्राफिक फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक देखिए कि रोड सेल होता है, यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है, और एक कोन सेल होता है, यह प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। रेटिना के पीत बिंदु ये सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो ये याद रखिएगा। रेटिना के ब्लाइंड बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। तो जैसे देखिए प्रकाश अगर आंख पे बढ़ते हैं लोग, तो वो क्या करने लगता है, आइरिस भुताने लगता है, बंद करने और खुलने लगता है। एक समान व्यक्ति में स्पर्श दूरी न्यूनतम जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो जाति हो जाएगा। देखिए कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्गीकरण का जनक अरस्तु तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैलियस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार जीवों का लक्षण होता है। वर्गीकरण श्रेणी में देखिएगा कि आपका क्या क्या आ जाएगा, तो जाति आ जाएगा, संघ आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, गण आ जाएगा, कुल आ जाएगा, वंश, जाति। तो ये याद रखिएगा। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक RH विक्टियर है, तो ये याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो कौन सा होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड से नमक भी बनाया जाता है, तो ये याद रखिए। किडनी की पथरी ऑक्जेलिक ऑक्सीलेट की बनी होती है, और ये देखिए टमाटर में ये पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट टमाटर में प्रचुर मात्रा में होता है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र देख लीजिए K2SO4, और आयरन सल्फेट का सूत्र FeSO4 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीरा में होता है। देखिए सीरा यानी वेन्स में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त परिचालन तंत्र यहाँ पे देखिए, तो फेफड़ा, उसके बाद फुसफुस धमनी, बायां नीलन और दायां नीलन हो जाएगा। महाधमनी शरीर सीरा, दायां नीलन और दायां आलिंद और दायां नीलन हो जाएगा। फुसफुस धमनी फेफड़ा, और यह प्रक्रिया जारी रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। धमनी और सीरा में क्या अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है, और ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है। यह लाल रंग का होता है, यह गहरे लाल और बैगनी रंग का होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसकी दीवारें मोटी और पेशी होती है, इसकी दीवारें पतली और लचीला होता है। देखिए कि
पल्मोनरी यानी फुसफुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। और पल्मोनरी यानी फुसफुस शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है, तो ये याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। देखिए कि आयन मंडल, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बहुत बार बात कर चुके हैं लोग, लेकिन फिर देख लिया जाए। आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित करने का प्रधानता होता है, इसलिए इसे आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रिया और अरोरा बोरियास जैसे परिघटनाएं घटती है, जो एक प्रकार की सौदिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होता है। देखिए, जिससे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर एक आयन मंडल पाया जाता है लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पे देखिए जो रेडियो तरंग जाता है तो इसमें टकराता है, फिर रिटर्न आता है, जिसके कारण हम लोग रेडियो, टीवी ये सब देख पाते हैं लोग। क्षोभ मंडल देखिए, तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। संवहन मंडल, परिमंडल मंडल और क्षोभ मंडल, इस संज्ञा दी जाती है। इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत में ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण डिचरेट डी बोट ने किया था। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत पर सबसे अधिक, और क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई पर संवहन होता है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिक मौसम जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम की सभी घटना इसी में घटता है, जैसे कि वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहला, बादल, ओस, पाला, ये सब इसी के कारण पड़ता है। हिम, ओलावृष्टि, जल, बादल की गरज, तरिती झंडा, चक्रवात, ये सभी हो जाएगा। समताप मंडल देखिए, तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। यह मंडल मौसमी गतिविधियों जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात आदि से ये मुक्त होता है, इसीलिए वायुयान चालक या विमान उड़ाना यहाँ पे पसंद करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा? तो वृद्धि के साथ ये बढ़ता है, तो ये याद रखिएगा। निश्चित तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, तथा इस ताप को द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक उससे बोला जाता है जहाँ पे द्रव बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है और वो भाप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। प्राय क्वथनांक एक संघनन ताप है। देखिए, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पे क्वथनांक घटता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर कम दाब होने के कारण क्वथनांक घट जाता है और देखिए यहाँ पे खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है और देखिए कि दाब का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे पास्कल कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्र पादप का पर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठधारी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पृष्ठधारी वर्ण इस प्रकार की वर्ण संश्लेषण और खम ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे ऊपरी होती है। इस पत्तियों को देखिएगा कि ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक उपलब्ध होता है और निचली सतह पर प्रकाश कम पड़ता है। पत्तियों की दोनों सतहों पर प्राप्त प्रकाश की मात्रा असमान होता है। यह पत्तियां अनेक प्रकार के अनुकूलन लक्षण दिखाती है। अवृति बीजी पौधे को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजीय हो जाएगा, एक द्विबीजीय हो जाएगा। द्विबीजीय में देखिए कि जैसे कि आपका सरसों आ गया, ऐसा बहुत सारा है जिसमें दो बीज पाया जाता है। चलिए इसमें देखा जाए, एक बीजीय के प्रमुख लक्षण, इसके जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं होते हैं, और द्विबीजीय का देखिए कि इसके जड़ें अधिमूल इसकी शाखाएं के साथ फैली होती रहती है। इसके पुष्प के भाग 3 या इसके गुणांक में होते हैं। इसके पुष्प के भाग देखिएगा कि 4 या 5 के गुणांक में होता है लोग। और थोड़ा सा देखा जाए, इसके संवहन पुल में कैबियम नहीं पाया जाता है और इसके संवहन पुल में कैबियम पाए जाते हैं। यहाँ इसके नाम दिया गया है और इसका प्रमुख पौधे हैं, तो कुल का नाम दिया गया है और प्रमुख पौधे हैं। एक बीजीय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो ये एक बीजीय है लोग, जिसे लिलियसी देखिए कि इसमें इसके अंतर्गत लहसुन, प्याज और सतवार आ जाएगा। और ये एक बीजीय है लोग, इसका एक ही बीज होता है। ग्रेमी यानी कि गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब, घास जैसे जई, ये सब आ जाएगा। पल्मी में देखिएगा कि नारियल, तार, सुपारी, खजूर ये सब आता है और ये सब एक बीजीय है। म्यूचेसी में देखिएगा केला आता है। और द्विबीजीय के कुल में देखिएगा तो क्रूसेफेरी, ये मूली, सलजम, सरसों, फूल गोभी ये सब आता है। मालवेसी में देखिए कपास, भिंडी, गुड़हल
और लिकुमेनिसिस में देखिए कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अम्लतास और गुलमोहर, बबूल, चना, इमली, लाजवंती, सिमल, ये सब आ जाएगा। नीम भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। कंपोजिट में देखिए सूरजमुखी, सलाद सलाद जीनियस, जंगली भांगड़ा और गुलदाउदी और गेंदा, ये सब आ जाएगा। रूटेसी में देखिए कि नींबू और संतरा, और कुकर बीटेसी में तरबूज, खरबूज, कद्दू, परवल, ये सब आ जाएगा। रोजिसी में देखिए सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मीरट टेसी में अमरूद, यूकेटिस और जामुन, मेहंदी, ये आ जाएगा। अम्बली फेरी में धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, ये सब आ जाएगा। सोलेनेसी में देखिए कि आलू, बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, बेलाडीना आदि सब ही आ जाएगा। रेनकुलेसी में देखिएगा कि बटर कप, काला जीरा, ये सब ही आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 81 नंबर। आगम शब्द के अनेकार्थित को कौन सा समूह प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आना, ज्ञान और शास्त्र, इसका मतलब हो जाएगा। आगम शब्द के अनेक शब्द हैं, जैसे आना, ज्ञान और शास्त्र। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बसंत का पर्यायवाची कालानाथ होता है। कालानाथ का पर्यायवाची चंद्रमा। बसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, ये सब हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा क्या है, आपका मेदिनी नहीं होगा, बाकी कोदना, सारंग, पिनाक, ये सब धनुष का पर्यायवाची है। और देखिए कि मेदिनी का ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी का और देखेंगे तो धारा, धरनी, छिनी, वसुंधा, वसुंधरा, भू, इला, धरी, धरनी, ये सब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा विलोम शब्द युग में अनुपयुक्त है? तो देखिएगा कि अंतर, अंदर, ये आपका अनुपयुक्त है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे भी हैं, पिछले क्लास में 2-3 क्लास पहले देखे थे लोग। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमित का आपका हो जाएगा परिमित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कुलांगर या कुलांगर शब्द की उचित वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा, अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगर बोला जाता है। और देखिए कुलांगर शब्द का विलोम कुलदीप होता है, और कुलांगर कुल पर कलंक लगने वाला व्यक्ति है। और कुलदीप शब्द का अर्थ होता है वह पुत्र जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा या नाश यश को बढ़ाता हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेमेन से ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो परिणीति, ये ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची क्या होता है? तो नाव का पर्यायवाची तरंग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नौका, जलयान, तरंगी आदि शब्द नाव का पर्यायवाची है। और नाव का अन्य पर्यायवाची देखिए कि नैया, नौका, तरी, तोपा, बेरा, जलपात्र और जलयान हो जाएगा। तो ये सभी तरंग का अर्थ होता है तालाब, तो ये आपका हो जाएगा, ये कौन नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर तरंग सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, तो सही शब्द कौन होगा? तो बी सही है, वयक्स। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम शब्द होगा, तो व्यक्त का लुप्त हो जाएगा। व्यक्त मतलब प्रकट करना, अलुप्त मतलब छुपा देना। 92 नंबर क्वेश्चन है, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो लाघव हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। लघु का विलोम देखिए कि गुरु, श्रेष्ठ, दीर्घ। और चेतन का विलोम जड़, वीर का ये कायर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, तो संकर शब्द कौन सा है? तो रेलगाड़ी है। संकर शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर बनाया गया है, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर सी सही है। देव, सूर्य, अमर, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। शंकर के पर्यायवाची देखिए कि महादेव, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, हर, भैरव आदि ये सब हो जाएंगे। और राकेश का पर्यायवाची शब्द देखिए तो चंद्र, निराकर, चंद्रमा हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम है? तो इसका राइट आंसर आपका उवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि उर्वर्तन शब्द टर्वर्तन का तत्सम है। हल्दी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हरिद्रा होता है। काजल का देखिएगा कि कजल हो जाता है। और देखिए 96 से लेकर 100 तक दिए गए उत्तर दीजिए, तो एक आपका गद्यांश दिया गया है और उसी आधार पे उत्तर चुना है, तो एक बार पढ़ लिया जाए। तथागत के प्रमुख शिष्य अनंत ने एक दिन तथागत की भिक्षा संघ को अंतिम उपदेश देने की बात कही, और ये उपदेश शब्द तथागत को चुभी, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी संघ का नेता बनने की कोशिश नहीं की थी।
और देखिए कि उन्होंने अपने शिष्यों से कभी भी कुछ नहीं छिपाया था। उन्होंने आनंद को बताया कि वो अब अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में नहीं है। शोकाकुल आनंद ने उनसे पूछा कि अब संघ के लिए क्या उचित है। तो गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि अपना रास्ता स्वयं खोजो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी आत्मा की शरण में जाओ और आत्मा की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। धर्म और विनय का उपदेश ही भक्तों का पथ प्रदर्शन करेंगे। वर्षा मास की समाप्ति पर तथागत वैशाली लौटे और लिच्छवियों के लिए प्रति तथागत का स्नेह भाव था, इसलिए तथागत ने उन्हें अपना भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप में दिया था। तो ये याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो शोक प्लस आकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था। तो कारण था लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तथागत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, हालांकि गौतम बुद्ध भी इनका नाम नहीं है, सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो इनका नाम बुद्ध हो जाता है, तथागत हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो इसका कारण था तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। और अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था। तो तथागत और आनंद के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता था। तो इस प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए लोग। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इसमें कमी है या अच्छा लग रहा है, तभी कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो इस प्रकार इसे यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।